हेलो बच्चों, वेलकम टू टेक एजुकेशन। और हम लोग बात कर रहे हैं आज इवोल्यूशन चैप्टर के एमसीक्यूज की। टॉपिक रहेगा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम फॉसिल इज नोन एज। जो फॉसिल से हम लोगों को एविडेंसेस मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आर पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, zoological एविडेंस, बायोकेमिकल। करेक्ट आंसर है बेटा, फॉसिल्स की स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। तो उससे जो एविडेंस मिलेंगे वो आपके कहलाएंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ओके, तो पहला का आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास चार स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कितने करेक्ट स्टेटमेंट है या करेक्ट स्टेटमेंट निकालें। पहला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू डार्विन देयर इज अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। डार्विन ने बात करी थी बच्चों वेरिएशन की। वेरिएशन के उन्होंने क्या बताया कि स्मॉल है और डायरेक्शनल है। तो जब डायरेक्शनल है तो इसका मतलब क्या है कि इवोल्यूशन कैसा होगा, ग्रेजुअल होगा, रैंडम नहीं होगा, जैसा कि डिबरीज ने कहा था। म्यूटेशन वाली कोई बात नहीं कहती। तो हम इस स्टेटमेंट को क्या मानेंगे बच्चों, सही मानेंगे। अगला स्टेटमेंट है डार्विन ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड इन अ सेल शिप नेम एचएमएस बीगल। बिल्कुल सही बात है। वो एचएमएस बीगल शिप में ही अपना वो ट्रेवल करा था, 5 साल के लिए उन्होंने ट्रेवल करा था और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में उन्होंने ट्रेवल करके देखा था और रिसर्च अपनी करी थी। एल्फ्रेड वेलेस वर्क इन मलाय आर्कीपेलागो। यस, इन्होंने मलाय आर्कीपेलागो में काम करा था और जो डार्विन ने मेन जो उनका रिजल्ट आया था वो गैलापागोस आइलैंड से आया था, जहां पर उन्होंने डार्विन फिंचेस या फिंचेस देखी थी। बाद में वो डार्विन फिंचेस के नाम से जानी जाती है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ लाइफ फॉर्म विच हैव बिकम हार्ड एंड टर्न्ड इनटू रॉक। सही सही बात है। फॉसिल्स मिलते ही कहां पर है, रॉक में, और बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक की बात करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि भाई फॉसिल जो क्या है, बेसिकली लाइफ फॉर्म है जो हार्ड हो गया और किसमें बदल गए, रॉक में बदल गए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे सारे ही स्टेटमेंट क्या हो गए बच्चों, सही हो गए। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा ऑल आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ऑलराइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। होमोलोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट, होमोलोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, देखिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है उसमें क्या होता है कि पहले होमोलोगस ऑर्गन की बात कर लेते हैं, फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन समझाऊंगा। होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका ओरिजिन सेम हो मगर फंक्शन अलग हो। ठीक है, तो ओरिजिन सेम तब होगा जब एंसेस्टर कॉमन होंगे। ठीक है, और फंक्शन अलग करने से क्या होता है कि एक डाइवर्सिटी दिखने लगती है। आप जब डाइवर्सिटी दिखेगी तो ऐसा इवोल्यूशन क्या कहलाएगा बेटा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे फोर लिम्ब ऑफ बैक, मैमल एंड बिल, तीनों की ओरिजिन वही है, वही आपको क्या मिलेंगे, रेडियस, अल्ना, कार्पल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो सेम बोन्स का स्ट्रक्चर होता है मगर वो फंक्शन अलग कर रहे होते हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन में आपका एंसेस्टर कॉमन रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का इवोल्यूशन आपका होता है, तो वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करने के लिए वो इवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन ऑलवेज रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। हाँ, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सिर्फ आपको एनालॉगस ऑर्गन में मिलेगा। मान लीजिए कि दो ऐसे ऑर्गन हैं जिनका ओरिजिन बिल्कुल अलग है मगर फंक्शन सेम कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे विंग्स ऑफ बर्ड है और विंग्स ऑफ इंसेक्ट है, दोनों का अलग अलग है। इंसेक्ट आपका आर्थ्रोपोडा के हैं, बर्ड आपका एवीज को बिलोंग कर रहा है। इनके एंसेस्टर अलग हैं। बर्ड्स आपकी इवॉल्व हुई है रेप्टाइल से, इंसेक्ट आपके इवॉल्व हुए हैं, अगर मैं देखूं इंसेक्ट से पहले वाला फाइलम आपका एनेलिडा है। तो हालांकि डायरेक्टली इवॉल्व नहीं होते मगर फिर भी उनका बिल्कुल ही अलग फाइलम है, एंसेस्टर कॉमन नहीं हो रहे मगर फिर भी क्या कर रहे हैं, दोनों जगह जो दोनों ऑर्गेनिज्म है उनमें इस तरीके के ऑर्गन पाए जा रहे हैं जो कि फंक्शन
सेम कर रहे हैं। जब सेम फंक्शन होता है तो हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं एक जगह आ रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। तो ऐसा इवोल्यूशन क्या कहलाता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। और ऑर्गन जिनकी वजह से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ वो आपके एनालॉगस ऑर्गन कहलाता है या एनालॉगी कहलाता है। एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन वो होता है जब इंसान का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा कि कुछ पेस्टिसाइड डाले फॉर द किलिंग ऑफ सम पेस्ट, मगर वो पेस्ट क्या करा, वो डेवलप हो गया या उसने वो रेजिस्टेंट डेवलप कर दिया अगेंस्ट दैट पेस्टिसाइड, तो ये आपकी वजह से हुआ है, यानी कि इंसानों की वजह से हुआ है। तो वो इवॉल्व क्यों हुआ? बिकॉज वी गेव देम और वी प्रोवाइडेड देम पेस्टिसाइड, सो बिफोर दैट दे वर गेटिंग किल्ड बाय दैट पेस्टिसाइड, मगर इवॉल्व हुए और अपने आप को उस पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंट बना लिया। रीजन कौन है? इंसान। तो ऐसा एवोल्यूशन जिसमें रीजन इंसान बनता है, इंसान की वजह से हो रहा है कहीं ना कहीं, तो वो एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन है। जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली ऐसा होता है जैसे मान लीजिए नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होना, इसमें फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट दोनों ही आते हैं। डिटेल में बात करेंगे बाद में इसके बाद। अभी हमने बताया कि एनालॉगस ऑर्गन कौन से हैं। एनालॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं बच्चों जिनका ओरिजिन अलग हो पर फंक्शन क्या हो, सेम हो, यानी कि काम सेम कर रहा हो। जब कोई काम सेम कर रहा होता है तो क्या कैसा एवोल्यूशन हो रहा होता है? वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो रहा होता है। अच्छा बच्चों, इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। देखिए, होमोलोगस ऑर्गन विल ऑलवेज शो एडप्टिव रेडिएशन, है ना। ये इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपको स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। तो क्या हो रहा है कि रेडिएट कर रहा है, ठीक है, एक कॉमन एंसेस्टर से निकल रहे हैं। तो ये जो होमोलोगस ऑर्गन निकालता है, मतलब कि बनाता है, ये कहलाता है आपका एडप्टिव रेडिएशन। ठीक है। और ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये डाइवर्सिटी आ रही है तो हम क्या बोलते हैं, इट इज अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और एच स्टैंड फॉर होमोलोगस ऑर्गन, यानी कि होमोलॉगी, एडप्टिव रेडिएशन ए आर, एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन डी। तो और एनालॉगस को कैसे याद करें? एनालॉगस आप सिंपल ए सी से याद करें, एनालॉगी एंड सी फॉर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया। ओके, एनालॉगी। तो एनालॉगस ऑर्गन हमेशा क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे आई ऑफ ऑक्टोपस है, आई ऑफ मैमल है, एंसेस्टर कॉमन है। ठीक है, ऑक्टोपस मोलस्का है, मैमल तो आपका मैमल है, फाइलम, ठीक है, क्लास, है ना। तो मैमल आपका अलग है, तो मगर दोनों के फंक्शन क्या है, सेम है, तो कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो गए वो एक साथ आ गए फंक्शन करने के। तो ऐसा इवोल्यूशन क्या कहलाएगा? एनालॉगस, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वही आ गया सवाल जो हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों, वही आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एनालॉगी, इनमें से कौन सा शो करता है एनालॉगी। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, eye of octopus and mammal, they both will be having the different sort of eye, the origin will be different of the structure of eye in both mammal and octopus, but they will be performing the same function, vision। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीन को आप याद रखना, तीनों के तीनों क्या है, किसमें आते हैं, होमोलोगस ऑर्गन में। वर्टिब्रेट हार्ट, इनका ओरिजिन सेम है, कहीं ना कहीं ये फंक्शन जो है, हालांकि फंक्शन अगर देखा जाए कॉमन है, मगर किसी न किसी लेवल पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे अगर मैं एम्फीबियन की बात करूं तो एम्फीबियन में आपका जो सिंगल सर्कुलेशन रहेगा, सिंगल डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन रहेगा, ठीक है, मिक्स ब्लड जाएगा। स्पाइसेस की बात करूं तो सिंगल सर्कुलेशन रहेगा। मैमल्स की बात करूं और रेप्टाइल्स की बात करूं, मैमल्स की सिर्फ बात करना पड़ेगी, क्योंकि रेप्टाइल्स में भी आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, मैमल्स में आपका डबल कंप्लीट सर्कुलेशन होगा, बर्ड्स में भी आपका यही सेम रहेगा। वर्टिब्रेट ब्रेन का आपका सेम ओरिजिन है, मगर उनके फंक्शन अलग हो जाते हैं ड्यू टू द कैपेसिटी, क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ दिस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इनको आप याद रखें, दे ऑल कंसीडर्ड इन द होमोलोगस ऑर्गन एक्सेप्ट दिस इज द एनालॉगस। इनमें से कौन सा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दिखा रहे हैं ये एक माउस है, एक मार्supial है, यानी कि आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा एडेप्टिव रेडिएशन को किस में दिखाया है, प्लेसेंटल में और मार्supial में। ठीक है, अब
एक लाइन मेरी सुनिएगा कि अगर एक ही जगह पे इन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, किसी एक ही जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी में दो एडप्टिव रेडिएशन एक साथ हो रहे हो, ठीक है, एंड दैट दे आर, दिस इज कंसीडर्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। when more than one adaptive radiation taking place in a geographical area in an isolated habitat, वो कहलाएगा, that is known as, that is considered as convergent evolution। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा convergent evolution शो करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज माउस एंड मार्सिपल माउस। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम रख लो सामने और उसको याद कर लो कि कौन सा किसके सामने, प्लेसेंटल होगा, एक मार्सिपल होगा, ठीक है। माउस आपका मार्सिपल माउस, ये पहला ऑप्शन ही सही है। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बॉबकैट नहीं, इसके साथ नहीं है, ठीक है। बाकी तो गलत है, आप एक बार देख लेना, वो याद कर लेना, क्योंकि जब तक याद नहीं करोगे तब तक इसका कुछ होने वाला नहीं है सवाल, ठीक है। Which of the following is an example of anthropogenic evolution? देखिए, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन वो इवोल्यूशन होता है जहां पर इंसानों ने कुछ अपनी हरकत करी हो। जैसे पहला एग्जांपल दे रखा है, सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी ड्यू टू हर्बिसाइड। हाँ भाई, हमने हर्बिसाइड डाले, वो उसमें रेजिस्टेंट वैरायटी आ गई, ये भी एंथ्रोपोजेनिक हो गया। सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी ड्यू टू पेस्टिसाइड, आप पेस्टिसाइड डाल रहे हो, कल को पेस्ट भी रेजिस्टेंट में आएंगे, ठीक है, तो ये भी आपका एंथ्रोपोजेनिक हो गया, इंसानों का। इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, पहले क्या था, इंडस्ट्रीज नहीं थी तो आपको कैसे मिलता था, अलग तरीके की विंग आपको मिलती थी, यानी कि वाइट विंग थी पहले, और जैसे इंडस्ट्रीज आई, लाइकन चले गए और आपको क्या डार्क विंग मिलने लगी। तो किसने इंडस्ट्री लगाई, इंसान ने। जब भी इंसान कुछ हरकत करेगा उसको क्या बोलोगे आप, एंथ्रोपोजेनिक। तो तीनों के तीनों ही किसमें आ गई है, दीज ऑल आर एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन, दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन। ओके बेटा, ह्यूमन इवोल्यूशन से सवाल है, ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस का पूछ रहे हैं कि ड्रायोप्थिकस और रामाएप्थिकस कब इवॉल्व हुए थे। ड्रायोप्थिकस और रामाएप्थिकस आपके इवॉल्व हुए हैं 15 मिलियन ईयर अगो, 15 मिलियन ईयर अगो ये दोनों आ गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। ड्रायोप्थिकस वर मोर अप्लाइड, ठीक है, डरावने से तो आप कह सकते हो ड्रायोप्थिकस डरावने से हैं, डराने वाले, तो ये मोर अप्लाइड। रामाएप्थिकस नाम से आप जान लो राम, ठीक है, सो दे विल बी मोर मैन लाइक। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हो गए। ड्रायोप्थिकस एंड रामाएप्थिकस बोथ वर हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, बिल्कुल सही बात है। ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलियोप्थिकस लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड एंड 3 to 4, थोड़ा सा ये ठीक है मगर कॉन्ट्रडिक्टरी है, कहीं पर कई कई जगह आपको दिख जाएगा कि 2 मिलियन ईयर हो, तो इसी को मान के चलो आप, 2 मिलियन ईयर हो, है ना। तो इस हिसाब से हम इसको गलत मान ले रहे हैं ना कि दिस इज नॉट करेक्ट। सो इसको देखें तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो सी विल बी डी, मतलब कि डी आंसर हो जाएगा, डी ओनली, यही आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। 2 मिलियन ईयर हो ऑस्ट्रेलियोप्थिकस आपके ईस्ट अफ्रीका आइलैंड में पाए गए, ग्रासलैंड में। अगला हमसे पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ऑस्ट्रेलोप्थिकस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ऑस्ट्रेलोप्थिकस के लिए। देखिए, ऑस्ट्रेलोप्थिकस में पहला बोल रहा है कि दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स। हाँ बिल्कुल सही बात है, इन्होंने स्टोन वेपन्स बना लिए थे, ठीक है, और उससे शिकार करना भी शुरू कर दिया। प्रोबेबली एट मीट, बहुत अच्छी लाइन थी, फनी सी लाइन है, स्टोन वेपन शिकार करते थे और फ्रूट खाते थे, ठीक है। और 2 मिलियन ईयर अगो दे लिव्ड इन, दे ईट फ्रूट, 2 मिलियन ईयर अगो दे लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड। हाँ बिल्कुल सही है, 2 मिलियन ईयर अगो यही पाए गए ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे डी, है ना। तो ये कहाँ पाए गए, ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में 2 मिलियन ईयर अगो। होमो हैबिलिस हैड अ क्रैनियल कैपेसिटी नियर, देखो होमो हैबिलिस की क्रैनियल कैपेसिटी कितनी थी। पहले आया ड्रायोप्थिकस, फिर आया मतलब ड्रायोप्थिकस रामाप्थिकस साथ थे, ठीक है, फिर आया ऑस्ट्रेलोप्थिकस, उन्हीं में के क्या है हैबिलिस। इनका माना जाता है 600 और इनका माना जाता है 650 से 800, ठीक है।
650 to 800 क्रैनियल कैपेसिटी इनकी रहती है। ठीक है बेटा, इसके आगे पढ़ोगे तो हैबिलिस के बाद आपके आए इरेक्टस, इरेक्टस में आपके आए जावा, दूसरे आए पीकिंग, ठीक है, फिर आपके आए निएंडरथल, क्रोमैग्नन एंड सेपियंस। ठीक है, तो इनकी आपकी देखें, इनके 900 सीसी है, निएंडरथल आपकी 14 करीब 1400 सीसी है, सबसे ज्यादा क्रोमैग्नन थी 650, सेपियंस की आपकी 1450। तो ये क्रैनियल कैपेसिटीज है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा भी आता है। होमो इरेक्टस के बारे में पूछ रहा है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बारे में सच क्या है। देखिए, ब्रेन कैपेसिटी बिल्कुल सही बात है, कितनी थी 900। ये मीट खाते थे, कैनाबिलिज्म भी शो करते थे, ये कैनाबिलिज्म भी शो करते थे, और जावा में पाए गए, ठीक है, 1.5 मिलियन है वो। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों ऑल ऑफ दी अबव। सभी बातें इरेक्टस के बारे में जो ये कह रहे हैं बेटा, वो सब के सब सही है। ठीक है, व्हाट डज दिस डायग्राम शो, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है। बोगनविला कुकुरबिटा दिख रहा है, ये स्टेम है, ये स्टेम, स्टेम में लीफ है, और लीफ का ये जो एरिया है ये एक्साइल कहलाता है। ये जो एरिया है नोड के ऊपर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइल। वो कह रहा है स्टेम यहाँ पर मॉडिफाई हो रही है, थॉर्न बन रही है, यहाँ पर मॉडिफाई हो रही है स्टेम एक्साइल पोजीशन पे, यहाँ पर क्या बन रहा है, ये टेंडर। ठीक है, पर मॉडिफिकेशन किसका हो रहा है, स्टेम की ब्रांचेस का। तो ओरिजिन कैसा हो गया बेटा, सेम। जब ओरिजिन सेम होगा तो वो ऑर्गन कैसे हो जाएंगे, होमोलोगस। अब क्या ये डिफरेंट काम कर रहे हैं, भाई थॉर्न का काम अलग है, बचाने का काम है, टेंडर का काम क्लैंपिंग का है, तो दोनों के फंक्शन अलग है, ओरिजिन सेम है। ऐसे ऑर्गन जिनका फंक्शन सेम हो और ओरिजिन अलग हो, ऐसे ऑर्गन क्या कहलाते हैं बच्चों, होमोलोगस ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन कहलाएंगे होमोलोगस ऑर्गन। और होमोलोगस ऑर्गन क्या करते हैं बेटा, दे शो द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो भैया तो बी और सी आंसर होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, दोनों ही आपके करेक्ट हैं। ऑल फैक्ट्स आर ट्रू अबाउट द निएंडरथल मैन एक्सेप्ट, ये जो निएंडरथल मैन थे इनके बारे में सब सही है सिवाय किसी एक चीज। ब्रेन साइज 1400 सीसी, बिल्कुल सही बात है, क्रेनियल कैपेसिटी। हाँ, इन्होंने हाइट्स का इस्तेमाल करा था टू प्रोटेक्ट द बॉडी, ये भी बात ठीक है। कहाँ मिले थे, लिव इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख to 14,000 ईयर बैक, ये भी बात सही है। ठीक है, और इनके फॉसिल डिस्कवर्ड हुए जावा में, जावा में मिलेंगे किसके, जो जावा है आपके, है ना, जावा वाले, इरेक्टस वाले। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, 3 ये सही है, ऑप्शन डी आपका गलत है। ठीक है, और ये पहले निएंडरथल जो थे वो दे यूज्ड टू बरी देयर डेड, अपने जो मर जाते थे उनको दफनाते थे, तो ये दे यूज्ड टू लिव इन हट, थोड़ा सा बेहतर थे और लोगों से। यानी कि ये पहले मान सकते हैं कि इन्होंने रिलीजन स्टार्ट करा, दे वर द फर्स्ट टू स्टार्ट द रिलीजन। अब किसके बारे में पूछ रहा है, अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से सारी बातें सच हैं किसके बारे में, होमो सेपियंस के बारे में, सिवाय पहला कि एरोज इन, ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो ठीक है बेटा कि ये इतने ही वक्त में आए थे कि 75,000 से 10,000 ईयर अगो अफ्रीका में एरोज हुए थे, बिल्कुल सही बात है। ब्रेन कैपेसिटी 1400 नहीं भाई, 1450 सीसी है। ठीक है, हालांकि इतना क्लोज देना नहीं चाहिए, मुश्किल रहता है बच्चों के लिए। एंड दे डेवलप इनटू डिस्टिंग्विशेस, बाकी सब सही है बेटा सिवाय सी के। तो जो हमारा आंसर होगा बच्चे वो होगा सी, दिस इज नॉट द करेक्ट अबाउट द होमो सेपियंस। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन, अरेंज करना है इन सबको इन द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। तो पहले कौन आया, ड्रायोप्थिकस, फिर कौन आया, रामाप्थिकस, फिर कौन आया, ऑस्ट्रेलोप्थिकस, फिर कौन आया, हैबिलिस, फिर कौन आया, इरेक्टस, फिर कौन आया, निएंडरथल, फिर कौन आया, क्रोमैग्नन, फिर कौन आया, सेपियन। ठीक है, तो इस हिसाब से बच्चों देख लेते हैं
तो कहाँ पर हमें ड्रायोप्थिकस पहले, एक ही ऑप्शन में ड्रायोप्थिकस पहले दिख रहा है, वो ऑप्शन कौन सा है? वो ऑप्शन है बेटा बी। ठीक, मगर सीक्वेंस तो फिर भी देखना पड़ेगा। ठीक है, बी का एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं, अगर वो गलत हुआ फिर अगला देख लेंगे। ड्रायोप्थिकस, रामाप्थिकस, हॉस्पिटल, बेटा ठीक है भाई, ये तो ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, बी हमारा करेक्ट है। मैच द कॉलम, बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के से ही हैं और कुछ एनसीईआरटी के बाहर भी है, तो सारे सवाल इसमें से ही आने बच्चों। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस शुरुआत में आया था तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 650 से 800। फिर इसके बाद इरेक्टस आए, इनकी कैपेसिटी कितनी थी? 900। नियंदरथल 1400। रट्टा मार देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ए का 1, बी का 2, सी का 3, तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो गया। अब ये पूछ रहा है मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, मैच करना है किसके साथ? इसके साथ। चलो कर देते हैं भाई। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, चलिए हिस्ट्री से पहले की केव आर्ट कब बनी होगी? ये बनी होगी करीब करीब 18,000 साल पहले। एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ होगा? एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले। नियंदरथल मैन कब आए होंगे? 1.5 मिलियन ईयर अगो। होमो इरेक्टस कब आए? नहीं सॉरी, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया हमसे, आई एम सॉरी। नियंदरथल कब आएंगे बेटा? नियंदरथल आएंगे 40,000 से 1 लाख ईयर को, और होमो इरेक्टस आएंगे आपके 1.5 मिलियन ईयर एगो। तो करेक्ट आंसर ये रहेगा। मैं सिर्फ 1B, 2A, 3D, आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। हु बरीड देयर डेड, इनमें से किनको ऐसा लगा कि दफनाना चाहिए? किसको एहसास हुआ? पहला रिलीजन स्टार्ट करने वाले थे नियंदरथल, क्योंकि उन्होंने ही क्या करा? दफनाया। दफनाते वो है जिनको भगवान में, खुदा में यकीन हो कि भाई हाँ ये दोबारा जिंदा करे जाएंगे एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कयामत के बाद। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा क्या? नियंडरथल मैन। दे वर द फर्स्ट टू बिलीव इन द मॉर्टेलिटी ऑफ द सोल, कि आत्मा कभी नहीं मरती। अच्छा, फिर से हमारे पास क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट्स कब आए? जॉलेस फिश कब आई? और आपका ड्राई सीवीड्स कब आया? और ड्रायोप्थिकस, रामाप्थिकस कब आया? देखो बच्चों, इनवर्टिब्रेट्स आए, कलर चेंज करें, येलो से कुछ खास दिख नहीं रहा तो हम लेंगे ये। इनवर्टिब्रेट्स आए हैं बच्चे 500 मिलियन ईयर। जॉ लेंस फिश आई है बच्चा 350 मिलियन ईयर अगो, सब ये याद कर लेना। सीवीड्स आए हैं आपके 320 मिलियन ईयर अगो, और ड्रायोप्थिकस और रामाप्थिकस जो सबसे पुराने हैं ये आए हैं 15 मिलियन। तो इस हिसाब से देख लेते हैं। इनवर्टिब्रेट्स 1, ए का 1, तो ए का 1 तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जॉलेस फिश बी का 3, बी का 3 यहाँ पर है, वहाँ नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, so we will go with this. Which of the following is a lobed fin fish? देखिए एक फिश थी जो अब एक्सटिंक्ट हो गई है, 1931 में शायद लास्ट टाइम देखा गया था इसको साउथ अफ्रीका में। उसका नाम था कोयलिया कैन, कोयला कैन, सॉरी कोयला कैन। ठीक है, लोब फिन फिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, है ना। द करेक्ट आंसर विल बी दिस। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड द लैंड, कौन से ऑर्गेनिज्म पहले जमीन पर देखे गए? जमीन पे कौन आया पहले? एनिमल्स, प्लांट्स, एम्फीबियन और रेप्टाइल। बच्चों पहले जमीन पे आए हैं आपके प्लांट्स। द प्लांट्स आर कंसीडर्ड एज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू इन्वेड द लैंड, है ना। लैंड पे पहले आए हैं आपके प्लांट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स के आने के बाद ही एनिमल कुछ कर पाते ना, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए था इवोल्यूशन के लिए, और वो खाने कुछ हो सकता है, आपके हर्बीवोर्स भी होते। अब यहाँ सवाल है, अच्छा सवाल है कि एम्फीबियंस इवॉल्व फ्रॉम, एम्फीबियन किससे इवॉल्व हुए हैं? देखिए एक फिश थी कोयलाकैंथ, लोब्ड फिन फिश, वो क्या करती थी? लैंड पे जाती थी, तक आ जाती थी, लैंड पे आ जाती थी, तो ये क्या करा, उसके इन
प्रोसेस से they evolved and they gave rise to first amphibian. So we can call the answer as C. Lobed fin fish were the ancestor of the amphibians. Next question is which of the following is the direct ancestor of turtle? इनमें से कौन सा डायरेक्ट एंसेस्टर है किसका? टर्टल का. ठीक है भाई, देखिए दो तरीके के आपके रेप्टाइल्स देखने को मिले हैं. एक आपका सोरॉप्सिड और दूसरा आपका साइनेप्सिड्स. ठीक है, तो साइनेप्सिड सोरॉप्सिड वर मोर रेप्टाइल लाइक, है ना, एंड दे गेव राइज टू डायनासोर, बर्ड्स, मॉडर्न डे टर्टल्स. तो जितने भी आज के आपको रेप्टाइल दिख रहे हैं मॉडर्न टर्टल, वो किसने बनाए? सोरॉप्सिड ने. और साइनेप्सिड ने क्या बनाया? मैमल्स. They were more mammal-like, so they give rise to mammals. Okay, synapsid give rise to mammals and sauropsid give rise to turtles. तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा sauropsid. Find out the correct statement from the following. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देख लेते हैं अभी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. टेरिडोफाइट फॉर्म कोल्ड डिपॉजिट सही है. फिश लाइक रेप्टाइल्स इक्थियोसॉर्स इवॉल्व 200 मिलियन ईयर अगो, बिल्कुल सही बात है. 65 मिलियन ईयर अगो डायनासोर सडनली डिसअपीयर्ड, ठीक है भाई, ये भी बात सही है. ट्राइनोसोर रेक्स वाज द बिगेस्ट डायनासोर, ठीक है, ये भी बात सही है. बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिप पाउच मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव, देयर वाज अ लैक ऑफ कंपटीशन, ये भी सही है ना. तो ए बी सी डी ई टोटल स्टेटमेंट कितने सही हो गए बच्चों? 5. So our answer will be 5. The correct answer will be 5. 5 statements are correct. अब ये देखना है, सवाल पूछ रहा है हमसे इनमें से कौन एक्वेटिक मैमल्स है या है. ठीक है बच्चों, जहाँ इज और आर समाज है ना, तो समझ लो कि मल्टीपल आंसर है. आर वो तभी लिखता है जब मल्टीपल आंसर हो. ठीक, वेल भी है, डॉल्फिन भी है, तो सील और सी कॉम में कंफ्यूज मत हो, तो ऑल ऑफ दीज में आंसर लगा दो. ठीक है, तो द आंसर विल बी ऑल. Okay, all are aquatic mammals. Okay, अब थोड़ा प्लांट के एवोल्यूशन सवाल आ गया. Which of the following organism evolved from Xylophyton in the following? Xylophyton से कौन कौन इवॉल्व हुआ है? ठीक, इसके लिए यहाँ पर मैंने क्या लगाया, ये देखेंगे यहाँ पर कौन है, ये साइलोफाइटॉन दिख रहे हैं आपको. साइलोफाइटॉन, इन साइलोफाइटॉन से कौन इवॉल्व हुआ है? प्रोजिम्नोस्पर्म, सीड फन, डाइकैट, डाइकॉट, मोनोकॉट, एंजियोस्पर्म, जेनेटल्स, कोनिफर, जिंकोस, फर्न, सिनैप्सिड. तो ये सब के सब आपके किससे इवॉल्व हुए हैं? साइलोफाइटॉन से. ठीक है, यहां से देखिए ना, जहां से आपका एरो निकल रहा वो आपके हैं. ठीक, ये देखें आप, ये और ये बता रहा है कौन से उसमें आए हैं, ये डिवोनियन. डिवोनियन, ठीक है, जो जहां से निकला ये. अब देखें इनका एवोल्यूशन डिवोनियन से हो गया, इनका एवोल्यूशन डिवोनियन से है, मगर जिनको कब कौन से पीरियड में देखने को मिलेंगे आपको? पर्मियन में. ठीक, कोनिफर्स आपको कौन से? पर्मियन में. और इस तरीके से आप समझ सकते हो. सीड फंस आपको कार्बोनी और पर्मियन के बीच का है. प्रोजिम्नोस्पर्म कार्बोनिफेरस पीरियड्स का है. सो साइलोफाइटॉन से ये सारे के सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी देखे सब इवॉल्व हुए. क्वेश्चन को देख लेते हैं. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ठीक, साइनोप्सिड, जिंकोस, कोनिफर्स, जेनेटल्स, है ना, 4 हो गए. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, और साइनोप्सिड, फर्न, जिंकोस, कोनिफर, जेनेटल, साइकल, सीड फर्न्स, प्रोजिम्नोस्पर्म, प्रोजिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, हर्बेशियस, लाइकोपोड्स. फंस भी तो है, फंस हाँ, फंस भी तो हो, ये तो मैं कह रहा था, फंस भी होंगे. तो करेक्ट आंसर विल बी 5. फंस मिस हो गया था. फंस इज आल्सो फ्रॉम द साइलोफाइटॉन. ठीक है, सब आपके एक्सटिंक्ट हो गए सिवाय, ऑल दीज एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट एक्सेप्ट, ऑल दीज एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट.
थेरेप्सिड ये भी, सॉरोप्सिड ये भी चले गए, साइनेप्सिड ये भी चले गए, बचा क्या, स्पिनोप्सिड, ये आपका प्लांट है। अभी हमने देखा था ना पीछे, ये देखो, अभी मैं आंसर लगा दूं फिर अब देखना, ये करेक्ट आंसर है इसका ना। तो दिस वन इज सिनेप्सिड, स्पिनोप्सिड, so दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आप देखिए प्लांट है ये, है ना, हॉर्स टेल जिसे कहते हैं। दिस इज नॉट एक्सटिंक्ट, ये अभी तक है। एक्सटिंक्ट हो जाता तो यहीं पर ही रुक जाता, अगर एक्सटिंक्ट होगा ना कोई तो यहीं तक रहेगा, आगे नहीं दिखाएंगे उसको। ठीक है, ये तो अभी तक क्वार्टरनरी ये आपके उसमें चल रहा है ना, पीरियड में। ठीक, तो स्फेनॉप्सिड के अलावा बाकी तीनों ये एक्सटिंक्ट हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर एक्सटिंक्ट इन द पर्मियन पीरियड, कौन से आपके एक्सटिंक्ट हुए थे पर्मियन पीरियड में। पर्मियन पीरियड होता है, पीरियड से आप कंफ्यूज मतलब, मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ एक्सटिंक्ट याद कर लो, कौन से एक्सटिंक्ट हुए। आपको पीछे डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ मैं। देखो, ये एक यहाँ पर डायग्राम में दे रखा है, ये ऊपर नहीं गया, क्या इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, तो ये, और या फिर इधर से देखोगे तो इधर से क्या हुआ, सीड फन ने दो आपके और तरीके के प्लांट्स को इवॉल्व करा, या उनसे दो तरीके के प्लांट्स होने के लिए, साइकट्स एंड डाइपॉड्स। ठीक है, तो अगर एक्सटिंक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हाँ ये एक्सटिंक्ट हो गया, इसके ये आगे गया ही नहीं, क्वार्टरनरी एरा तक उसका वजूद रहा ही नहीं, तो ऊपर जाता, फिर ग्रे कलर की लाइन ऊपर जा रही थी। तो आर्बोरिसेंट लाइकोपॉड्स आर दोस प्लांट विच गॉट एक्सटिंक्ट। फर्न भी है, साइकट भी है, ब्रायोफाइट्स भी है, ये भी दिखा दे रहा हूँ। आप देखेंगे फंस को, फंस यहाँ तक टच कर रहे हैं, देख रहे हैं, ब्रायोफाइट्स को, ब्रायोफाइट भी क्वार्टरनरी एरिया को टच कर रहा है। ठीक, और कौन सा था, साइकट्स, साइकट्स को भी आप देखेंगे तो साइकट्स भी आपका कहाँ जा रहा है, ये डोमिनेंट एरिया है, ये यहाँ तक टच कर रहा है। ठीक है, तो आर्बोरिसेंट और लाइकोपॉड्स आपके एक्सटिंक्ट हो गए, बाकी सब करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ब्रायोफाइट इवॉल्व इन विच ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, मुझे देखिए करेक्ट आंसर है उसका कार्बोनिफेरस। ठीक है, परमियन नहीं है, क्रिटिशियस नहीं है, और ट्रासिक नहीं है। अब ये दिखते हैं कैसे लगाया मैंने, आप इसके डायग्राम को देखेंगे। ठीक, ये ब्रायोफाइट्स आए कैसे हैं, ये आए हैं क्लोरोफाइट, इनके एंसेस्टर है। इवॉल्व कौन से पीरियड में हो रहा है, यहां से इवॉल्व होना शुरू, कौन सा पीरियड है ये, कार्बोनिफेरस। क्लियर, तो इस डायग्राम को देख लो, एक दो बार पढ़ लोगे बच्चों तो आसानी से समझ में आने लगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और यही क्वेश्चन आएंगे, बेफिक्र रहो, इसके अलावा क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, व्हाट डज दिस डायग्राम शो, ये बड़ा सीधा सा डायनासोर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रैकियोसॉर्स। ठीक है, ब्रैकियोसॉर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड बिलोंग टू पेलियोजोइक एरा। देखिए पेलियोजोइक एरा में कौन कौन से हैं, देखिए क्रिटेशियस ये मीजोजोइक का है, जुरासिक ये भी मीजोजोइक का है, ट्रायसिक ये भी मीजोजोइक का है, तो ये तो तीन मीजोजोइक हो गए, खत्म हो गया। मीजोजोइक में आते ही तीन है, परमेशियन पैलियोजोइक, कार्बोनिफेरस पैलियोजोइक, डेवोनियन पैलियोजोइक, सिल्यूरियन पैलियोजोइक। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो अगर, है ना, तो ये और अगर सीनोजोइक का होता तो दो आते, क्वार्टरनरी एंड टर्शियरी, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर 4 पीरियड हो। ओके बच्चों, तो ये था। देखिए मैं आसान क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, आना यही है, ज्यादा आसान भी नहीं है, टफ भी नहीं है, आप समझिए। सवाल सिर्फ घूम के आएगा, थ्योरी यही रहे, इसके अलावा कोई थ्योरी या कोई भी क्वेश्चन नया नहीं होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे, यही आपके लिए सफिशिएंट है। 360 आउट ऑफ 360 आप निकाल जाओगे अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करोगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग इवोल्यूशन का जब रिकॉर्डिंग आपका लेक्चर अपलोड होगा, उसमें हम आगे एडेप्टिव रेडिएशन, हार्डे वैन ब्रिक प्रिंसिपल की बात करेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करेंगे, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, और लेमार्किज्म की बात भी कर सकते हैं, या उसकी क्वेश्चन बात करने के मतलब क्वेश्चन की बात। ठीक है बच्चे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।